नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी के कोटद्वार दौरे का विरोध, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। अमित शाह के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार, बीजेपी की सरकार को बताया शराब प्रेमी। हल्द्वानी में चलती कार बनी आग का गोला, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। फरार चल रहे 5000 के इनामी बदमाश को एसटीएफ ने दबोचा। कल कोटद्वार में सैनिक सम्मान में आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कांग्रेस के युवा मोर्चा ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया। सीएम धामी के कोटद्वार दौरे का यूथ कांग्रेस ने विरोध जताया है। इस दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए। गौर हो कि विधानसभा चुनाव से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रदेश के जनपदों का दौरा कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर निशाना साधने के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस पर उठाए गए सवालों का जवाब देने के लिए कल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ देहरादून पहुंचे और मीडिया से वार्ता करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा पर पलटवार किया। गौरव वल्लभ ने भाजपा सरकार को शराब प्रेमी बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पर्यटन पर आधारित दौरा था। जब वे आए तो उनको यहाँ की सरकार ने कागज थमा दिया और कह दिया कि यहाँ डैनिश शराब बिक रही है। उन्होंने कहा कि देवप्रयाग में यदि शराब फैक्ट्री लगाई गई है तो इसका श्रेय इसी भाजपा सरकार को जाता है। गंगोत्री धाम के कपाट 5 नवंबर को बंद होने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियों में समिति आजकल जुटी है। आपको बता दें कि मां गंगा का शीतकालीन प्रवास मुखवा में होता है, जिसकी डोली के प्रवास के लिए पंडे पुरोहित आजकल जुटे हैं। 5 नवंबर को मां पुण्य सलीला भगवती गंगे के गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं के लिए कपाट बंद कर दिए जाएंगे और यहां से मां पुण्य सलीला भगवती गंगे की भोग उत्सव डोली शीतकालीन प्रवास मां गंगा का मुखवा के लिए प्रस्थान करेगी। उस संबंध में सभी व्यवस्थाएं तैयारियां चल रही है। कपाट बंद करने की जो व्यवस्थाएं होती है वो यहाँ पर श्री 5 मंदिर समिति गंगोत्री धाम के नेतृत्व में हम समस्त रावल तीर्थ पुरोहित समस्त हकदार यहाँ पर माँ गंगा की उत्सव डोली को यहाँ से मुखी मठ ले जाने की तैयारियां हम सब लोग कर रहे हैं। सीमांत धारचूला की पैया पौड़ी सीट से जिला पंचायत सदस्य जीवन ठाकुर ने मुंसियारी तहसील के सुप्रसिद्ध मतकोट क्षेत्र में समस्त दुकानदारों और अन्य लोगों को हंस फाउंडेशन के माध्यम से मास्क और सैनिटाइजर वितरण किया। और जिला पंचायत सदस्य जीवन ठाकुर ने बताया कि आगे अन्य स्थानों और विद्यालयों में भी इस तरह से कोरोना से बचाव के लिए अन्य स्थानों पर भी लोगों को मास्क, सैनिटाइजर और अन्य सामग्री वितरित की जाएगी। कल जनपद नैनीताल में सरदार वल्लभ भाई पटेल देश की एकता और अखंडता के प्रतीक महान स्वतंत्रता सेनानी का जन्म दिवस राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयुक्त सुशील कुमार और जिलाधिकारी धीरज सिंह गब्रियाल ने अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। कल ऑडिटोरियम कोटद्वार के नगर निगम प्रेक्षागृह बद्रीनाथ मार्ग में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय इंदिरा गांधी की शहादत दिवस को शौर्य सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें मां भारती के वीर सपूत गौरव सेनानियों, शहीदों और सैनिकों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी के इस शहादत दिवस पर आज हम सब लोगों ने एक निर्णय लिया था कि शौर्य दिवस के रूप में इसको मनाएंगे और शौर्य दिवस के अवसर पर जो है तमाम उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो आज हमारे बीच में हैं या वो नहीं हैं तो उनके आश्रितों को सम्मान करने का एक प्रयास किया गया। पूर्व सैनिकों को जिन लोगों ने गैलेंट्री अवार्ड लिए और जिन्होंने सन 62, 65 और 71 की लड़ाई में अपना योगदान दिया और उन लड़ाइयों में अपने आप को झोंका, तो उन तमाम लोगों को एक प्रयास किया गया कि उनको सम्मानित किया जाए। रुद्रप्रयाग जिले में रेल परियोजना प्रभावित नरकोटा गांव के ग्रामीण हर रोज दहशत में जी रहे हैं। रेल परियोजना में टनल निर्माण से कई आवासीय भवनों पर दरारें पड़ गई हैं और पीड़ित परिवारों की सुनने वाला कोई नहीं है। RBANL की कार्यप्रणाली को लेकर लोगों में भारी आक्रोश पैदा होता जा रहा है, जिसको लेकर कल उप जिलाधिकारी सदर और जिला विकास अधिकारी ने ग्रामीणों से वार्ता की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विस्फोटों से उनके मकानों पर दरारें पड़ चुकी है। कभी भी बड़ा हादसा भी हो सकता है। हर रोज भारी प्रदूषण से लोगों का जीना हराम हो गया है। उन्होंने कहा कि RBANL आखिर क्यों अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। ये सब जिम्मेदारी RBANL की है कि प्रभावित गांव के ग्रामीणों को परियोजना निर्माण से कोई नुकसान न पहुंचे। साथ ही निर्माण इस तरह से किया जाए कि ग्रामीणों की हितों के खिलाफ न हो। फिर भी सरकार की नीति और परियोजना निर्माण के मानकों की अनदेखी क्यों की जा रही है। विशेषकर
रास्ते का मुद्दा रखा है और हम चाहते हैं कि रास्ता सबसे प्राथमिकता से बने। यहाँ पे जो है ग्रामीणों को रुकने के लिए प्रतीक्षालय नहीं है, प्रतीक्षालय की हमको अति आवश्यकता है। और हमारे जो महादेव का मंदिर है उसका जो रास्ता बंद कर दिया गया है उसके लिए हमने मांग रखी हुई है। इसी प्रकार हमने जनहित में कई मांगें रखी हैं, उसमें इन रेलवे विकास निगम वालों से बात की गई है। एसडीएम यहाँ पे आ रखे थे और हमारे ग्रामीणों ने अपने सुझाव उनको दे दिए हैं और जो भी होगी आगे कार्रवाई। आरएनआर प्लान को लेकर हमारे ग्रामीणों द्वारा और हमारे बीच में उनकी प्रायोरिटीज़ के जितने भी काम है और अगर उनकी और कुछ विभिन्न मांगे हैं उसके बेसिस पे हम लोगों ने डिमांड किया है, मतलब डिमांड उनसे ली है। साथ में उनको प्रायोरिटाइज करना है कि कौन सा कार्य उनको सीसी मार्ग, जैसे इन्होंने बताया है कि 2 मुख्य मार्ग हैं जो इनको अति आवश्यक है, उसके बारे में डिस्कस हुआ है। और जो इनके विभिन्न सिंचाई के जो नहर है और वो है उनमें मरम्मत की आवश्यकता है। इसी प्रकार जो अन्य कार्य हैं उसके बारे में डिस्कस हुआ है, प्रायोरिटाइज हुआ है। हम इसमें एक आख्या बनाकर जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित करेंगे और उसके बाद उसमें और भी समस्या है जिसको लेकर आपने बैठक की बात कही कि अब दोबारा इसमें बैठक करिए ग्राम पंचायत। जी, बैठक के दौरान आरएनआर के अलावा भी हमारी थोड़ी गांव वालों की जो विभिन्न समस्याएं हैं उनके बारे में चर्चा हुई। जैसे उन्होंने बताया कि उनको थोड़ा ब्लास्टिंग को लेकर इश्यूज़ है या फिर उनके थोड़ा एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ है या फिर जो यहाँ पे कंपनीज काम कर रही है, आरबीएनएल काम कर रही है, उसके बेसिक एक जो कंप्लेंट रिड्रेसल प्रोसीजर होता है उसको लेके इश्यूज़ है, उनके बारे में डिस्कस किया गया। और जो दोनों कंपनीज हैं उनसे बात की गई और उनको उस बारे में निर्देशित किया गया। हमारी मेन समस्या है जो ये लोग यहाँ पे नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, ये अपना केमिकल वाला पानी इधर छोड़ रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस किया गया। और प्लस हमारे जो ब्लास्ट की वजह से हमारे घर टूट रहे, जो क्रैक्स आ गए, उसके बारे में महोदय को, सीएम महोदय को बताया गया है और उन्होंने हमको इंश्योर किया है कि वो आगे इस पर कार्रवाई करेंगे और दोनों कंपनियों से बात करके हमें इंश्योर करेंगे। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स ने लूट और हत्या के प्रयास में फरार 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को नूरपुर बिजनौर से गिरफ्तार किया है। एसटीएएफ की टीम ने आरोपी को जेल भेज दिया है। बता दें कि 11 और 12 जुलाई 2021 को विशाल और उसके 2 साथी दिवाकर और आकाश ने रानीपुर थाना क्षेत्र जनपद हरिद्वार में लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें गिरफ्तार करने गई पुलिस की टीम पर इन लोगों ने फायरिंग भी की थी। पुलिस कार्रवाई में आकाश और दिवाकर मौके से गिरफ्तार किए गए थे और विशाल तब से फरार चल रहा था। एसटीएएफ की टीम ने विशाल को बिजनौर से देर रात गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चंपावत के ग्राम बनौली रीठा खाल से एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां प्रमोद शर्मा नामक व्यक्ति चेन्नई के एस्टेशिया में नौकरी करते थे, जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। इशरत परवीन नामक महिला द्वारा बताया गया कि उनकी मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हुई है। भाई का शव लेने गए छोटे भाई विपिन शर्मा ने जब जांच पड़ताल की तो संदेह हुआ कि उनके भाई की हत्या की गई। जब उसने शिकायत करने की कोशिश की तो उसको लड़की और उसके साथियों ने बंधक बना लिया और अब उनसे कोई संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। नाम पानदेव शर्मा, ग्राम बनौली, पोस्ट ऑफिस रीठाखाल, जिला चंपावत का रहने वाला हूँ। मेरे छोटे वाले भाई का नाम प्रमोद चंद्र शर्मा है, जो चेन्नई में काम करता है और चेन्नई में उसका 22 तारीख को एक्सीडेंट होता है करके हमें कॉल आता है कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है, इशरत परवीन नाम की मैडम का। और 2 दिन के बाद फिर 2-3 दिन के बाद फिर कॉल आता है कि आपके भाई का डेथ हो गया है। इसकी बॉडी लेने के लिए अपना एक रिलेटिव कोई आदमी भेजो। हमने अपना छोटा वाला भाई विनोद को भेजा। आज विनोद को भी उस मैडम ने किडनैप कर रखा है, अपनी कस्टडी में रख रखा है। उसको भी जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं और वो बहुत डरा हुआ है। हमें उसका कॉल भी आया था चोरी छिपे, एक बार उसने कॉल भी कर रखा है। और मेरे मम्मी पापा हैं नहीं, मैं अकेला घर का बड़ा वाला लड़का हूँ। अब वो कह रहे हैं कि तुझे भी यहाँ आना पड़ेगा। मेरे पास भी फोन आया था कि आपको भी इधर आना पड़ेगा, आपका छोटा वाला भाई यहाँ से भाग गया है, आप उनकी डेड बॉडी ले जाओ यहाँ से। मैं निवेदन करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से कि इस बारे में थोड़ी मेरी हेल्प करी जाए। न मेरा कोई आगे है ना कोई पीछे है। 2 भाई थे, वहीं एक की डेथ हो गई है, एक को उनने किडनैप कर लिया है। अब मेरे को बुला रहे हैं, मैं यहाँ हूँ, अकेला हूँ, मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं।
पोखरी तहसील में नायब तहसीलदार दार हिम्मत सिंह रौतेला को तहसील प्रशासन ने सेवानिवृत्त पर विदाई दी। वहीं आपको बताते चले कि इन्होंने 42 वर्ष की सेवा विभाग में दी है, जिसके बाद कल तहसीलदार ने कहा, ऐसे कर्मचारियों से ही हमारा मन बड़ा है, इसके अनुभवों का लाभ पूरे विभाग को मिलता रहेगा। हल्द्वानी के डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय के उपनल कर्मियों का 60वें दिन भी धरना जारी रहा। मांगे पूरी नहीं होने पर दिवाली के दिन रानी बाग शमशान घाट पर दिए जलाने की बात कही। 2 दिन पूर्व डीएम कैंप कार्यालय में डीएम धीराज गब्रियाल से वार्ता हुई, मगर हड़ताल खत्म करने को लेकर कोई सहमति नहीं बन सकी। डीएम ने कर्मचारियों से कहा है कि अपनी सभी समस्याओं का पूरा विवरण उपलब्ध करा दे। की बद्दुआएं हैं, उस गरीब लोगों को दवाई नहीं मिलने से प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने के लिए वो विवश हो चुके हैं। आज कहां से लाएगी गरीब जनता? मान्यवर, हमारे वोटों द्वारा आप बने हो, आप हमारे वोट के द्वारा आप इस कुर्सी में आसीन हो। मैं तो ऊपर वाले से दुआ करूंगी या प्रार्थना करूंगी कि आने वाले भविष्य में भी आप ही मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहे। कृपया हमारे लिए भी कुछ सोचिए, हम ही आपके उत्तराखंड के शहर के निवासी हैं, उत्तराखंड के भविष्य हैं, आने वाली पीढ़ी का है वाले हैं। आप भी हमारा भविष्य सिक्योर कीजिए। मैं आपसे के लिए प्रार्थना करती हूँ, भाभी आप भी इस कुर्सी पे आसीन होए, आने वाले 5 सालों में भी आप उत्तराखंड में राज्य करेंगे। 695 कर्मचारी जो बैठे हुए, विगत 2 तारीख से हम लोग बैठे, सितंबर 2 तारीख से आज हमको 60 दिन हो चुके। सरकार के द्वारा कई बार जो कार्यक्रम किए गए हैं, हम लोगों को आश्वासन दिया गया, बार बार कैबिनेट का फैसला लेते। कल भी हमारी जिला अधिकारी महोदय से बात हुई है, लेकिन कल हमने एक चीज सरकार को खुलेआम से चैलेंज किया हुआ है, यदि अगर 2-4 दिन में हमारा मामला यदि सॉर्ट आउट नहीं करते हैं 695 कर्मचारी, तो दिवाली के दिन ये लोग जाकर के शमशान घाट में दिवाली मनाएंगे। और उस दिवाली मनाने के बाद ये कर्मचारी किस प्रकार का कार्य करेंगे, सरकार क्या करेगी, कॉलेज प्रशासन क्या करेगा, जिला प्रशासन क्या करेगा, और सरकार की कुर्सियां उसकी 4 टांग बचेगी या 3 टांग बचेंगी, ये वो जानते हैं, हम नहीं जानते। लेकिन हमारा एक ऐलान कर दिया हमने, 2-3 दिन के अंदर दिवाली से पहले अगर हमारी दिवाली को इन्हें काली करने की कोशिश करी तो पूरे जिले की और पूरे राज्य की दिवाली काली होगी। ये मैं 600 कर्मचारी की बात कर रहा हूँ, 695 कर्मचारी की बात कर रहा हूँ, जो कर्मचारी अपने घर को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, अपनी नौकरी को छोड़ के, अपने जीवन को ताक लगा करके इस बैनर में 2 मांगे रखी हुई हैं। इन मांगों के लिए 60 दिन बैठ सकता है तो कर्मचारी कुछ भी कर सकता है। मैं इस बात को आपको बता देना चाहता हूँ, पहाड़ टीवी के माध्यम से आपका मैं बहुत बड़ा शुक्रिया करता हूं कि आप जहां तक ये आवाज हमारी जाती है, इस आवाज को पुरजोर तरीके से पहुंचाने की कोशिश करिए। उपनल कर्मचारी, संविदा कर्मचारी की बात नहीं कर रहा हूं मैं मात्र सुशीला तिवारी कर्मचारी की बात कर रहा हूं। इन कर्मचारियों के साथ सरकार ने यदि कहीं पर खिलवाड़ किया तो ये कर्मचारी ऐसा खेला करेंगे, ऐसा रौला करेंगे कि जिंदगी में आज तक सरकार ने ऐसी घटनाएं नहीं देखी होंगी। विकासखंड पोखरी की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का धरना अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर रविवार को 25वें दिन भी धरना जारी रहा, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी ने कहा कि सरकार जल्द ही महिलाओं की मांग पूरी करे, नहीं तो इस सरकार का पतन निश्चित है। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी ने कहा, बाल विकास मंत्री रेखा आर्य को शर्म आनी चाहिए, एक महिला होकर महिलाओं का दुख दर्द नहीं समझ पा रही है। ये महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार है? यदि मांगे पूरी नहीं होती, हम भी अपने लोगों के साथ सड़कों में शामिल होंगे। आपको बताते चले कि आंगनबाड़ी महिलाएं लंबे समय से उत्तराखंड सरकार से मानदेय 18,000 रुपए दिए जाने की मांग कर रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। चाहिए जब उनसे काम ले रहे तो क्यों नहीं कर रहे? हम आंगनबाड़ी बहनों के साथ हैं, चाहे सड़कों पे जाना पड़े, चाहे विधानसभा के अंदर, चाहे जिले में जिलाधिकारी जी के कार्यालय पे, चाहे परगना अधिकारी जी के कार्यालय पे, हम अपनी बहनों के साथ आंदोलन में शरीक होंगे और हर तौर पे जो मदद हमारी बहनें हमसे लेना चाहेंगी हम उनके साथ खड़े होंगे। पोखरी ब्लॉक से मैं अपनी जिला अध्यक्ष महोदय का हार्दिक दिल से प्रणाम करती हूँ। आज मेरे को लग रहा है कि पोखरी में भी नेता लोग रहते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये खुशी हो रही कि आज लग रहा है कि पोखरी में भी कुछ मीडिया है, कुछ नेता लोग हमारे साथ हैं। लेकिन आज हमें 25वां दिन हो गया है। हमारा सबसे बड़ा गुस्सा तो मेरा भंडारी जी से है था कि भंडारी जी ने हमारी कोई सूद-बूद नहीं ली, लेकिन यहाँ इतने मीडिया प्रशासन चल रहा है। इन भाइयों ने, एक संदीप भाई का मैं तहे दिल से
समर्थन करती हूँ जो इस भाई ने हमारा दर्द समझा और इतने दिन से लगातार हमारी सूचना देने के लिए भाई हमारी खबर लेने के लिए यहाँ पर आ रहा है। मैं इसको बहुत बहुत नमन करती हूँ। लेकिन मेरी एक ये है सरकार से कि हमारे ऊपर क्या कमी है। जब हमने पोलियो ड्यूटी की थी, एक टीचर की ड्यूटी लगाई थी, उस टीचर ने उस काम को अधूरा छोड़ा और हम आंगनबाड़ियों को ये ड्यूटी दी, हमने निस्वार्थपूर्व उसको सफलतापूर्वक बनाया। आज कोई बच्चा पोलियो ग्रस्त नहीं है। दूसरे में 1 साल से कोरोना की वो बीमारी चल रही, हमने अपनी जी जान को लगा के घर घर गांव गांव जा करके अपनी पूरी वो जी जान लगाकर उन लोगों की देखभाल की, फिर भी सरकार ने हमको अनदेखा किया है। और तीसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी ने कल कहा कि मैं महिला सशक्तिकरण को बहुत समझता हूं, लेकिन कल घसियारियों के लिए तो महिलाओं के लिए उनका समर्थन तो खूब किया। क्या हम उन महिलाओं में नहीं हैं? हम में मातृशक्ति नहीं थी जो हमने अपने देश के खातिर अपनी जान को हाथ में लगाकर घर घर जाके अपने बच्चों को छोड़ के गए हम लोगों के? क्या हम इस लायक नहीं थे? हम उन महिलाओं में नहीं आते हैं? क्यों सरकार हमको इसको अनदेखा कर रही है? घोलतीर, कोटकी मोटर पुल और कोटकी में नर्सिंग कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के युवा नेता मोहित ढिमरी ने कोटकी में उपवास किया। उनके समर्थन में स्थानीय जनप्रतिनिधि और लोगों ने धरना दिया। इस मौके पर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा गया। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी रविवार को पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई है। अब घाटी में जाने के लिए सैलानियों को अगले साल तक घाटी खुलने का इंतजार करना पड़ेगा। इस साल कोविड के चलते घाटी 1 जुलाई को देशी विदेशी पर्यटकों के लिए खुल गई थी। घाटी में इस वर्ष 9,404 पर्यटकों ने घाटी का दीदार किया। फूलों की घाटी हर वर्ष 1 जून को खुल जाती है, लेकिन कोरोना के चलते इस बार घाटी को 1 जुलाई से खोला गया। जुलाई और अगस्त महीने में भारी तादाद में देशी विदेशी श्रद्धालु घाटी में रंग बिरंगे फूलों के दीदार के लिए पहुंचे, जबकि पिछली बार घाटी में 932 पर्यटक ही फूलों की घाटी में पहुंचे थे। पिछले बार की तुलना में इस बार भारी तादाद में पर्यटक फूलों की घाटी पहुंचे। फूलों की घाटी के रेंजर ब्रिजमोहन भारती का कहना है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 31 अक्टूबर को घाटी पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई है। कर्णप्रयाग में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधायक कार्यालय का घेराव किया और कहा कि 21 सालों से भाजपा कांग्रेस की लूट खसोट ने पूरे प्रदेश को बेहाल कर दिया है। इसको लेकर रविवार को आम आदमी पार्टी ने कर्णप्रयाग में मुख्य बाजार से होते हुए विधायक कार्यालय तक प्रदर्शन किया और विधायक कार्यालय का घेराव कर स्थानीय विधायक से उनके 5 साल का हिसाब मांगा। लक्सर जेपी कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल टिकमपुर सुल्तानपुर द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर लक्सर तहसील प्रांगण से रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ उप जिलाधिकारी लक्सर द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। लक्सर तहसील प्रांगण में जेपी कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल टिकमपुर सुल्तानपुर के छात्र छात्राओं द्वारा रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद लक्सर के चेयरमैन अमरीश कर भी उपस्थित रहे। नैनीताल के लाल कुआं कोतवाली क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग बरेली नैनीताल हाईवे पर एक चलती कार देखते ही देखते आग का गोला बन गई। गनीमत रही कि कार सवार चालक फारूक अली घटना को भांपते हुए कार से कूदकर अपनी जान बचाई। कार में आग लगने का कारण तकनीकी खराबी बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक फारूक कार में खराबी आने पर हल्द्वानी ठीक कराने जा रहा था। इस दौरान लाल कुआं में वन विकास निगम डिपो नंबर 4 के पास कार में अचानक आग लग गई। ऋषिकेश के एम्स के समीप स्थित न्यू साई मेडिकल स्टोर संचालक पर एक व्यक्ति ने किडनी से पीड़ित बच्चे की दवाई नहीं देने और मानवीय संवेदनाओं की धज्जियां उड़ाए जाने का आरोप लगाया है। हरिद्वार निवासी अरुण कुमार ने बताया कि वह अपनी 4 वर्षीय बेटी लक्ष्मी की किडनी के उपचार के लिए ऋषिकेश एम्स आया था। चिकित्सक द्वारा लिखी गई एक दवाई एम्स में नहीं मिल पाने के कारण अरुण बेटी की दवाई के लिए एम्स के समीप स्थित न्यू साई मेडिकल स्टोर पर गए, जिस पर मेडिकल संचालक ने एक दवाई देने से यह कहकर मना कर दिया कि अगर सारी दवाइयां लेंगे तो ही उक्त दवाई भी दी जाएगी। जबकि अरुण ने बेटी की बीमारी की दुहाई देते हुए मेडिकल संचालक से दवाई देने की विनती तक की, लेकिन मेडिकल संचालक की मानवीय संवेदनाएं मर चुकी थी। उसने दवाई देने से साफ तौर पर इंकार कर दिया। उसे 4 वर्षीय मासूम पर भी तरस नहीं आया। वहीं मेडिकल स्टोर की जांच के लिए पहुंची ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती और पुलिस से भी व्यक्ति ने मेडिकल संचालक की शिकायत की, जिस पर ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने मामला संज्ञान में लेते हुए मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही है। और मैं शिवालिक नगर हरिद्वार का रहने वाला हूँ। डॉक्टरों द्वारा जो मुझको पर्चा मिला दवाई लेने के लिए, वो सबसे पहले मैं एम्स ऋषिकेश हॉस्पिटल के अंदर गया, जो इनका जो मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे जितनी दवाइयाँ अवेलेबल थी वो मैंने ले ली, और जो नहीं मिली वो मैं यहाँ पे साई मेडिकल स्टोर पे लेने के लिए। तो मैंने कहा मुझको जाके टैबलेट ले लीजिए, दवाई ले लीजिए। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आपको सारी दवाइयाँ लेनी है तो हमारे यहाँ पे मिलेगी, तो हम आपको दवाई नहीं दे पाएंगे। मैं 2 बार इनके पास में गया, जिसका मेरे पास पूरा प्रूफ है, बिना प्रूफ के मैं बात नहीं कर रहा हूँ। फिर मैं तीसरे मेडिकल स्टोर पे गया,
वो भी इनका मेडिकल स्टोर इनका अपना निकला। वहाँ भी जो इनके ऑनर थे इन्होंने मना कर दिया मुझसे कि ये तो कहीं भी दवाई लेके देखा आपको दवाई नहीं देगी, बल्कि वो लेडीज में दवाई देने के लिए तैयार थी, इन्होंने मैं दवाई नहीं लेने दी। तो मेरी बेटी अकेली हॉस्पिटल के अंदर थी, मेरे साथ कोई नहीं था। अभी मैं अकेला ही हूँ अपनी बच्ची के साथ, और कल भी अकेला था, अभी फिलहाल अकेला। तो इनके पास में मैं आया, लड़की को अपने वहीं पे छोड़ रखा था। 3 घंटे मेरी बेटी जो है हॉस्पिटल के अंदर रही है, अकेली रही है बिल्कुल। तो मैं पहले इनके पास, बेटी 4 साल की है, पहले 2 घंटे का टोकन के लिए लाइन में लगो एम्स के अंदर। आपको वहाँ के रूल्स पता है मेडिकल स्टोर का। फिर वहाँ से दवाई ना मिलने के कारण फिर हम यहाँ पे आते हैं। फिर यहाँ पे आने के बाद में ये बोलते हैं कि हम आपको दवाई नहीं देंगे। फिर हम बाहर जितने मेडिकल स्टोर है सबके पास में जाते हैं, वहाँ से दवाई लेने के लिए जाते हैं, तो ये लोग बोलते हैं हम आपको दवाई नहीं लेने देंगे। सर, ये मेडिसिन के लिए रोकना अगर अवेलेबल है तो रोकना किसी का भी अधिकार नहीं है, ये और अपराध की श्रेणी। इनके कठोर कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। क्योंकि आज मैं चलो हरिद्वार का या उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, अन्य प्रदेशों से भी लोग आते हैं, उनके लिए भी ये बहुत गलत तरीके की खबर है। क्योंकि आज मेरे साथ हो, कल को किसी और के साथ भी होगा। की जानकारियाँ मिली है, मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। इस तरह का व्यवहार मरीजों के साथ करना बहुत ज़्यादा निराशाजनक, चिंताजनक है। एम्स संस्थान में गरीब लोग आते हैं इलाज के लिए इस उम्मीद के साथ कि जहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल लाखों लाख रुपए लेते हैं, वहीं ये भारतीय संस्थान ऐसा है जो कम पैसों में इलाज करता है, ये सरकारी संस्थान है। और इस तरह का व्यवहार डॉक्टरों के द्वारा बाहर की दवाइयाँ लिखना और उसके बाद बाहर मेडिकल स्टोर के द्वारा सारी दवाई लेने के ऊपर दबाव बनाना, ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। मैं समझता हूँ एम्स प्रशासन, ऋषिकेश के क्षेत्रीय विधायक जो गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं, ये तमाम लोग इसमें संलिप्त हैं और इनकी मिली भगत से ही बाहर की मेडिकल स्टोर में दवाइयाँ लिखी जाती है। चाहे वो दवाइयाँ हो, खून की जांच हो, अल्ट्रासाउंड हो, सिटी स्कैन हो, इन तमाम चीज़ों के लिए बाहर लिखना बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, जिससे मैं समझता हूँ गरीब लोगों का शोषण हो रहा है। निश्चित तौर पर ये मानवता का एक गलत रूप देखने को मिला है कि जो पेशेंट आ रहे हैं उनके साथ दवाइयाँ नहीं दी जा रही हैं सही तरीके से। एक जनसेवा है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक डिपार्टमेंट है, हमारा भी काम यही है कि हम अच्छी से अच्छी दवाइयाँ लोगों को उपलब्ध कराएं। बट बार बार अगर कोई गलती करता है तो उस पर स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर एम्स है, एम्स के पास एकमात्र ये मेडिकल स्टोर है जहाँ पर दवाइयाँ इनके द्वारा रखी जा रही हैं। अगर कई बार पहले मेरे पास शिकायतें आई हैं, बट परिस्थितियों को देखते हुए मुझे कुछ हल्का एक्शन लेना पड़ा, क्योंकि कोविड भी चल रहा था और एक तरफ जो है दवाइयों की मारामारी चल रही थी। बट आज अगर मैं DVR भी चेक करती हूँ, बाकी मामले की जांच करती हूँ, अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो लाइसेंस कैंसिल करने की अवश्य संस्तुति की जाएगी। कर्णप्रयाग ब्लॉक की जय कैंडी केडी बरसोली में खुड़ा मोटर मार्ग के डामरीकरण की मांग को लेकर ग्रामीण सड़कों पर उतर आए हैं और जयकड़ी के पास आमरण अनशन शुरू कर दिया है। पिछले 20 वर्षों से जयकंडी पंचोली मथुरा मोटर मार्ग को लेकर क्षेत्रीय ग्राम में लगातार आंदोलनरत है। सड़क बनने के बाद जहां लोगों ने सुविधाओं के सपने देखे थे, लेकिन स्थिति कुछ और ही सामने आई। इस सड़क निर्माण के बाद पूरे क्षेत्र के लोगों का कहना है उनकी काश्तकारी भूमि के साथ साथ जो पैदल संपर्क में थे वह सभी क्षतिग्रस्त हुए हैं और सड़क की स्थिति ऐसी है कि उस पर चलना जान जोखिम में डालना है। ऐसे में आप ग्रामीण सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए हैं और सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश खंडूरी ने आमरण अनशन करने का निर्णय लिया है। कल गंगोत्री धाम में समस्त तीर्थ पुरोहितों, हकूकधारी और व्यापारियों की एक आवश्यक बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि 21 सितंबर को मुख्यमंत्री के साथ हुई वार्ता में 30 अक्टूबर तक देवस्थानम बोर्ड को भंग किए जाने का निर्णय लिया जाना था, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिस पर सभी लोगों ने निर्णय लिया कि आज संपूर्ण गंगोत्री बंद रहेगी। गंगोत्री धाम में व्यापार मंडल पूर्ण बंद और किसी प्रकार की पूजा पाठ का कार्य नहीं होगा। ठीक 10 बजे तक रैली का आयोजन किया जाएगा। महाकाली खेल मैदान गंगोली हाट में युवा कल्याण विभाग के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ का समापन नगर पंचायत अध्यक्ष जयश्री पाठक ने किया और प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल के क्षेत्र में नाम रोशन करने की अपील की, पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करने की अपील की। इस मौके पर विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित किए। बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छी पहल है, इससे हमारे क्षेत्र के बच्चे आगे निकल सकते हैं। अभी ब्लॉक स्तर में खेल रहे हैं, आगे जिला स्तर में खेलेंगे, उसके बाद और आगे नेशनल को जाएंगे, तो बहुत अच्छा प्रयास है। हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में UG प्रथम वर्ष की सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर रविवार को दूसरे दिन भी प्रदर्शनकारी छात्र भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि सरकार और कुमाऊं विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से मांग को लगातार अनदेखा किया जा रहा है।
प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले करीब 7,000 प्रवेश से वंचित रह जाएंगे। अब मंगलवार से कॉलेज में दिवाली का अवकाश होने जा रहा है। जब तक सीटें बढ़ाने को लेकर कोई फैसला नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारी छात्र सूरज जंतवाल ने कहा कि कॉलेज प्रशासन कितना भी दबाव क्यों न बना ले, आंदोलन खत्म नहीं किया जाएगा। कल शाम 4 बजे से हम भूख हड़ताल में। हमारी मांगे केवल यही है, जो हमारे छोटे भाई बहन हैं उनको एडमिशन दिया जाए, सभी को एडमिशन दिया जाए। सबको अधिकार है करके शिक्षा का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहाड़ी क्षेत्र से इतना बच्चा आता है, संसाधनों की कमी होने के बाद भी वो फर्स्ट डिवीजन ले आता है, 60% 70% आती है, उसको भी इस महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जा रहा, तो बच्चा कहाँ जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन से। और जब हमने प्रिंसिपल महोदय को ज्ञापन दिया गया तो प्रिंसिपल महोदय द्वारा हमें ये कह रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। जब उनके द्वारा हमें उन्होंने कहा करके हम कुछ नहीं कर सकते, हम मजबूरन हमें भूख हड़ताल में बैठना पड़ा। हम कल 4 बजे से भूख हड़ताल में बैठे गए। ना कोई स्वास्थ्य ना कोई प्रशासन हमारे पास हमारी हालत पूछना आया। हमारी हालत इतनी खराब है हम जानते हैं, और जब तक अगर हमें लिखित रूप में नहीं दिया जाएगा करके हम 50% जिनकी है सभी बच्चों को प्रवेश देंगे, नहीं मेरी भूख हड़ताल ऐसी चलते रहेगी। और ना हम अपने शिक्षा का लोग कल से ही चीज़ में ध्यान दे रहे थे कि कॉलेज में एक छात्रों का धरना चल रहा है, मगर एक चीज़ ये देखी गई कि जो कॉलेज प्रशासन है उसने ना सीएमओ साहब को, ना सिटी मजिस्ट्रेट साहब को, ना जिला प्रशासन किसी को अवगत कराया। ये लगातार कहे जा रहे हैं कि हमने लेटर दिए थे, ये दिए थे, मगर यहाँ उनकी स्थिति यथावत बनी हुई थी। अन्यथा फिर सुमित हृदय जी के नेतृत्व में जो पुराने छात्र संघ के अध्यक्ष हम सब यहाँ आए, सुमित हृदय जी ने ही निजी अस्पताल से टीम बुलाई, डॉक्टरों की टीम बुलाई, जिन्हें जब छात्रों की चेकअप किया गया तो उनमें से 2-3 छात्रों को बहुत क्रिटिकल, उनका शुगर 35 के आसपास आ चुका था। तो इसको देखते हुए सुमित जी ने तुरंत एक्शन लिया और सारे प्राचार्य और सबको फोन किया और उनके जो मांगे हैं उनको पूर्ण करने की मांग की। यही मांग हम सबको छात्र संघ अध्यक्ष को भी थी। उसके बावजूद कॉलेज प्रशासन सोया हुआ। फिर अभी इनकी जब सेहत बिगड़ती चली गई तो 3 छात्रों को ऐसे उठा लिया गया है, मगर ये धरना अभी भी चालू है। और इसमें कल जो जिस हिसाब से जो हमारी प्राचार्य मैम है कमला बंजी, जो प्रभारी प्राचार्य हैं, उनने आश्वासन दिया कि कल टेबल टॉक होगी और इसमें जो चीजें हैं वो डिस्कस, जो सीटें बढ़ाने की मांग है वो डिस्कस की जाएगी। की बात है कि यहाँ के जो प्राचार्य हैं अथवा यहाँ जो प्रशासन है इस कॉलेज का, उसने सही सूचना नहीं दी शासन प्रशासन को। प्राइवेट अस्पताल से, कृष्णा अस्पताल से मैंने फर्स्ट जो वो है उनको बुलाया और क्या कहते हैं फर्स्ट एड वालों को बुलाया, और उन्होंने जब ब्लड शुगर मेजर करा तो हाइपोग्लाइसीमिया से बच्चे अभी प्रभावित हैं। अभी बच्चों का बीपी हाई हो रखा है, इनको तुरंत एडमिट कराने की आवश्यकता है। तो ये परिस्थितियां हुई हैं, तो केवल राज्य सरकार और यहाँ पे जो शासन प्रशासन है उसकी नाकामी की वजह। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।